아빠. 뭐 이러구나. या खुदा। ईरान ने अपनी वायुसेना और वायु रक्षा प्रणालियों को बनाने में 47 साल और 200 अरब डॉलर खर्च किए, लेकिन अमेरिका और इजराइल को इसे पूरी तरह से नष्ट करने में सिर्फ कुछ घंटे लगे। पूर्ण वायु प्रभुत्व के एक चौंकाने वाले प्रदर्शन में अब हमारे पास एक उन्नत F-35 का फुटेज है जो 30 साल पुराने ईरानी प्रशिक्षण जेट को आसमान से मक्खी की तरह आसानी से गिरा देता है। देखिए। मतारा नापला। आइए हमले को जारी रखते हैं। अब नतीजे के बावजूद ये वास्तव में ईरान के सबसे सफल जेट्स में से एक था। कम से कम ये हवा में तो गया। देखिए, याक 130 ईरान की सबसे हालिया खरीद में से एक था जिसे 2023 में खरीदा गया था, लेकिन इसका डिजाइन खुद 30 साल पुराना है और इसे असल में एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के तौर पर बनाया गया था और ईरान इस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल F-35 से लड़ने के लिए करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है नतीजा इतना हैरान नहीं करता, लेकिन हैरानी ये है कि ईरान की वायुसेना का अधिकांश हिस्सा वहां नहीं पहुंच पाया। उन्हें या तो हैंगर में या रनवे पर उड़ान की तैयारी में नष्ट किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को खत्म करने में कितना समय लगा और उनका जवाब सब कुछ कह देता है। सुनिए। उनके पास कोई नौसेना नहीं है, उनके पास कोई वायुसेना नहीं है, उनके पास न एंटी एयरक्राफ्ट उपकरण है न रेडार, सब कुछ उड़ा दिया गया है। उनके पास दूरसंचार व्यवस्था नहीं है, उनके पास नेतृत्व नहीं है, सब खत्म हो गया। तो आप जानते हैं, आप उस बयान को देख सकते हैं। हम इसे अभी एक ज़बरदस्त सफलता कह सकते हैं जब हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं इसे कह सकता हूँ या हम और आगे जा सकते हैं और हम आगे जाने वाले हैं। लेकिन उस युद्ध का सबसे बड़ा खतरा 3 दिन पहले ही खत्म हो चुका है। हमने उन्हें पहले 2 दिनों में ही खत्म कर दिया था। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये अविश्वसनीय है। हमने एक बड़ी नौसेना, बहुत शक्तिशाली नौसेना को खत्म कर दिया। आप जानते हैं, ये वे दमदार जहाज थे जिन्हें युद्ध जीतने के लिए खरीदा जाता था। अब वे सभी समुद्र की तलहटी पर हैं और नाविक जहाजों से भाग रहे हैं, चढ़ने से इनकार कर रहे हैं। वायुसेना खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। मिसाइलें अब बहुत कम रह गई हैं। ड्रोन शायद अब केवल 25% ही बचे हैं और जल्दी वे भी खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने ड्रोन बनाए थे वो भी अब खतरे में हैं। इस समय उन पर हमला हो रहा है। तो बाकी का फैसला इस बात पर होगा कि मेरा रवैया ट्रंप प्रशासन के लोगों के साथ यही है कि हम क्या करना चाहते हैं। असल में हम इसे सिर्फ ईरान द्वारा हर दिन किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल लॉन्च की संख्या देखकर भी पुष्टि कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर चार्ट को देखिए। पहले दिन आप साफ देख सकते हैं कि ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइलें और 800 ड्रोन लॉन्च किए, लेकिन उसके बाद से यह संख्या काफी कम हो गई है और यह रुझान धीमा नहीं हो रहा है। अब जाहिर है कुछ दिन ऐसे भी हैं, जैसे कि 8वां दिन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब ईरान द्वारा लॉन्च किए जा रहे ड्रोन की संख्या में अचानक बढ़ोतरी होती है। इसके बावजूद अगले दिन फिर गिरावट का रुझान दिखता है। कुल मिलाकर इससे हमें एक बात समझ आती है, हर एक दिन ईरानियों की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता कम होती जा रही है। यहाँ हमारे पास जनरल केन हैं जो ठीक ठीक समझा रहे हैं कि अमेरिका ने हवाई वर्चस्व कैसे हासिल किया और हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ताकि ईरान के पास तीसरे देशों या तटस्थ देशों पर हमला करने की क्षमता न रहे। सुनिए। हमारे पिछले अपडेट के बाद से सेनाकॉम दक्षिणी मोर्चे पर लगातार प्रगति कर रहा है। अब तक उन्होंने 5000 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया है। यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के बॉम्बर्स ने हाल ही में दक्षिणी मोर्चे पर गहराई में छिपे मिसाइल लॉन्चरों पर दर्जनों 2000 पाउंड वजनी जीपीएस पेनिट्रेटिंग हथियार गिराए हैं। हमने उनकी स्वायत्त क्षमता की जड़ तक पहुंचने के लिए कई आत्मघाती ड्रोन फैक्ट्रियों पर भी हमला किया है।
और निश्चित रूप से दक्षिणी मोर्चे पर हमारे क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर हम लड़ाकू विमानों और अटैक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए एक तरफा हमलावर ड्रोन के खिलाफ इंटरसेप्ट जारी रखते हैं। हमारे हमलों से ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में कमी लाने में अहम सफलता मिली है। बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में लगातार गिरावट आ रही है। ये वहां से 90% कम हो गए हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। और आत्मघाती हमले वाले ड्रोन ऑपरेशन की शुरुआत से अब तक 83% कम हो गए हैं। ये हमारे वायु रक्षकों और रक्षा प्रणालियों की काबिलियत का प्रमाण है। हमारे क्षेत्रीय साझेदार भी शानदार काम कर रहे हैं। दूसरा, हम नौसेना को नष्ट करने में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। संघर्ष के पहले 10 दिनों में हमने तोपखाने, लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों और समुद्र से दागी गई मिसाइलों से 50 से अधिक ईरानी नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाया। एडमिरल कूपर के अनुसार हमने पिछले गुरुवार को एक ईरानी ड्रोन करियर जहाज पर हमला कर उसे डुबो दिया था। यूएस सेंटकॉम अब भी बारूदी सुरंग बिछाने और भंडारण केंद्रों पर हमले कर रहा है। यह कार्य जारी रहेगा। तीसरा, हमने अपने उद्देश्यों के तहत ईरान के सैन्य और औद्योगिक तंत्र को निशाना बनाना शुरू किया। फिर से मुख्य केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए फील्ड में मौजूद हमलावरों से पहले ही कार्रवाई करके उन्हें आत्मघाती ड्रोन बनाना जारी रखने की क्षमता से वंचित करने के लिए। अब मैं आपको वो समय रेखा समझाता हूं जो जनरल केन ने अपने ग्राफ में दिखाई थी। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। ये एल्गोरिदम में हमारी मदद करता है। अब इस चार्ट में नीचे समय रेखा देखें। ऑपरेशन 28 फरवरी को शुरू हुआ था। 1 मार्च को करीब 42 घंटे बाद इजराइल ने तेहरान पर हवाई प्रभुत्व पा लिया था। अगले दिन अमेरिका ने अपने बॉम्बर बेड़े को तैनात किया, जिसमें B-2, B-1 और B-52 शामिल थे। और अगले दिन ईरानी नौसेना अरब की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी से गायब हो गई। तब से अब तक 50 से अधिक ईरानी नौसेना के जहाज डूब चुके हैं और तीव्रता कम नहीं हो रही है। रक्षा सचिव पीट हेग्जेट ने घोषणा की कि अगले 24 घंटे पूरे अभियान के सबसे तीव्र होंगे और ज्यादा बॉम्बर्स, जेट्स, सब कुछ। सुनिए। आज एक बार फिर ईरान के अंदर हमारे हमलों का सबसे तीव्र दिन होगा। सबसे ज्यादा फाइटर्स, सबसे ज्यादा बॉम्बर्स, सबसे ज्यादा हमले और पहले से कहीं ज्यादा परिष्कृत और बेहतर खुफिया जानकारी। तो ये एक तरफ है। दूसरी तरफ पिछले 24 घंटों में ईरान ने अब तक की सबसे कम संख्या में मिसाइलें दागी हैं जितनी वे दाग सकते थे। बस वही विभाजन और ट्रेंड लाइनें जिनका हमने पहली ब्रीफिंग में जिक्र किया था। देखिए, ये 2003 नहीं है। ये वो अंतहीन राष्ट्र निर्माण नहीं है जैसा हमने बुश या ओबामा के समय दलदल जैसी परिस्थितियों में देखा था। ये तो उसके करीब ही नहीं है। हमारी पीढ़ी के सैनिक ऐसा फिर कभी नहीं होने देंगे, और ना ही ये राष्ट्रपति जिन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ऐसे कभी ना खत्म होने वाले अस्पष्ट मिशनों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वे दिन अब खत्म हो चुके हैं। इसके बजाय हम जबरदस्त दक्षता, पूर्ण हवाई प्रभुत्व और राष्ट्रपति के लक्ष्यों को हमारे समय पर पूरा करने की अटूट इच्छा के साथ निर्णायक रूप से जीत रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक और दिलचस्प बात सामने आई। याद है, 2 रात पहले 30 ईरानी तेल डिपो पर जबरदस्त हमला हुआ था, जिसे हमने कवर किया था। तो युद्ध सचिव पीट हेग्सेट के अनुसार वो अमेरिकी हमला नहीं था, वो एक इजरायली हमला था। सार्वजनिक टिप्पणियों से लगता है अमेरिका ने मंजूरी नहीं दी थी। सुनिए। कॉनराड गेटवे पंडित से हैं। एक्सियूज ने अमेरिकी और इजरायली सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि ईरान में 30 फ्यूल डिपो पर हुए हमलों से अमेरिका खुश नहीं था। ये गुमनाम स्रोत है, लेकिन यह राष्ट्रपति ट्रंप के कल के बयान से मिलता है कि कुछ स्थान, खासकर ऊर्जा ढांचे, वे निशाना नहीं बनाना चाहते क्योंकि इन्हें दोबारा बनाने में समय लगेगा। आपका संदेश उन अमेरिकियों के लिए क्या है जो राष्ट्रपति का समर्थन करते हैं और जो इस युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, चाहे रिपोर्टिंग सही हो या नहीं, और जो लोग चिंतित हैं कि इजराइल अमेरिका के समर्थन का फायदा उठा सकता है? मिस्टर चेयरमैन, मैं जानना चाहता हूं, जब आप कहते हैं कि हम भीतरी इलाकों में जा रहे हैं, तो ईरान के पास अपनी जमीन पर जेट गिराने की क्या क्षमताएं हैं? क्या इससे बचाव अभियान शुरू हो सकता है?
जिससे बड़े जमीनी अभियान का खतरा हो। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रयास में इजराइल मजबूत साझेदार रहा है। जहां उनके उद्देश्य अलग हैं, उन्होंने उन पर अमल किया है। आखिरकार हमने अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखा है, लेकिन जब ईरान की बात आती है तो ईरान ने दुनिया की 2 सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं की ताकत को महसूस किया है। उस खास मामले में वो हमारे हमले नहीं थे, या वो हमारा उद्देश्य नहीं था, या जरूरी नहीं कि वो हमारा उद्देश्य था। लेकिन राष्ट्रपति ने इन चिंताओं को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी दिशा में खिंच नहीं रहे हैं। हम नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रपति नेतृत्व कर रहे हैं। वो तय कर रहे हैं कि हमें कहां जाना है, परिणाम क्या होगा और अंतिम स्थिति क्या होगी, और वो सब कुछ बारीकी से देख रहे हैं। मैं ये चिंताएं समझता हूं क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना है जो इससे गुजरे हैं। मैं खुद उन युद्धों के 20 सालों से गुजरा हूं। इस बात की चिंता करता था कि कहीं इसमें घसीटा ना जाऊं। मिशन के बढ़ने की चिंता करता था। राष्ट्र निर्माण या लोकतंत्र के विस्तार की चिंता करता था। राष्ट्रपति ने कभी भी इस पर वो दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। पिछले राष्ट्रपतियों और सचिवों ने बिना स्पष्ट लक्ष्य के बस संसाधन और लोग झोंके। इसका मतलब नहीं कि आज भी दुनिया वैसी ही होनी चाहिए। अमेरिकी जनता ने अलग दृष्टिकोण के लिए वोट किया था। राष्ट्रपति ने शुरू से कहा था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। एक दिन पहले एक शोस ने बताया कि प्रशासन इजरायली हमलों को लेकर चिंतित था, जो आम ईरानियों की सेवा वाले बुनियादी ढांचे पर हो रहे थे। इसका महत्व यही है। हालांकि प्रशासन ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा नहीं की है कि शासन परिवर्तन उनके लक्ष्यों में से एक है, लेकिन हर चीज इसी ओर इशारा करती है कि यही असली रणनीति है, या कम से कम यही कुछ है जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। आम नागरिकों को प्रभावित करने वाले बुनियादी ढांचे पर हमला उल्टा असर डाल सकता है, जिससे ईरानी समाज शासन के समर्थन में एकजुट हो सकता है। इसके अलावा इससे तेल की कीमतें भी बढ़ जाती है, जो हर प्रशासन टालना चाहता है, चाहे वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन। अब हाल ही में, दरअसल ठीक कल ही, राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे तौर पर ईरानी जनता के लिए उनके संदेश के बारे में पूछा गया था, शासन परिवर्तन और उस मदद के बारे में जो वे देने को तैयार हैं। खैर, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। राष्ट्रपति जी, आपने ईरानी जनता से वादा किया था कि आप उनकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने सैन्य उद्देश्यों के पूरे होने के बाद इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तैयार हैं। क्या ये उनके लिए मेरी मदद करने के वादे से धोखा नहीं है? मैं करना चाहूँगा अगर वे ठीक से व्यवहार करें, लेकिन वे डराने वाले रहे हैं। वे अच्छे लोग हैं। उनकी आबादी अद्भुत है। ये अद्भुत है, समझदार, शानदार, ऊर्जावान। उनकी आबादी बहुत अच्छी है। मैं उनकी मदद करना चाहूँगा, लेकिन उन्हें ऐसे सिस्टम में होना चाहिए जिसमें उनकी मदद की जा सके। उनसे नए सर्वोच्च नेता मुस्तबे खामेनेई, जो अली खामेनेई के बेटे हैं, के बारे में पूछा गया। उनका इस बारे में क्या सोचना है? क्या वे उन्हें हटाना चाहते हैं? क्या उनकी जान को खतरा है? ये उनका जवाब था। क्या उन्हें हटाना जरूरी है? क्या जान को खतरा है? आप नए सर्वोच्च नेता यानी बेटे की बात कर रहे हैं? ईरानी? खैर, कैसे हो सकता है? मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं निराश था क्योंकि हमें लगता है कि इससे देश की समस्याएं बढ़ेंगी। उनकी पसंद से मैं निराश हुआ। अंत में उनसे पूछा गया कि अमेरिका की नज़र में वे ईरान के लिए किसे आदर्श नेता मानेंगे। उनका जवाब था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो शासन का हिस्सा और उदार हो, लेकिन अंदरूनी भी हो, जिसे वे वेनेजुएला फॉर्मूला कहते हैं। ये है उनका तर्क कि आखिर क्यों यही सोच है। आपने कहा कि आपके पास नया ईरानी नेतृत्व का विकल्प है अगर आयतुल्ला का बेटा नहीं हुआ। आप उस व्यक्ति में क्या देख रहे हैं? क्या आप किसी अंदरूनी व्यक्ति को देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा उनका नेतृत्व रहा है? आप जानते हैं, आंतरिक और शाश्वत अगर सोचें तो। लेकिन मुझे आंतरिक का विचार पसंद है क्योंकि ये अच्छी तरह से काम करता है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि हमने वेनेजुएला में साबित किया है। हमारे पास डेल्सी जैसी महिला हैं जो राष्ट्रपति रही हैं, सम्मानित हैं और अच्छा काम कर रही हैं। और ये आप जानते हैं, कोई बाधा नहीं है। जैसा कि आपको याद होगा, इराक में सभी को निकाल दिया गया था। सेना को निकाल दिया गया, पुलिस को निकाल दिया गया, राजनेताओं को निकाल दिया गया। वहाँ कोई नहीं था। और आप जानते हैं, वे ISIS बन गए। और हम ऐसा नहीं चाहते। हम ऐसा नहीं चाहते। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग अंदर हैं वे आगे बढ़ें। अब वे शाह के बेटे के बारे में बात करते हैं, वे दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप जानते हैं वो कई सालों से वहाँ नहीं गया है। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो अब तक बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है ये आगे भी अच्छा रहेगा। वेनेजुएला से हमारा रिश्ता असाधारण है। वो समझदार देश है। अभी हमने 10 करोड़ बैरल तेल निकाला है।